बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है, लेकिन अभी भी लगातार बहुत सारे स्टूडेंट यह कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा संस्कृत सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, संस्कृत में हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, संस्कृत में हमें नहीं उम्मीद है कि ज़्यादा नंबर आएगा। लेकिन हम लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दें, हम आपको वैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएं जो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में टकराए और आपका संस्कृत में भी बहुत अच्छा नंबर आ जाए। लेकिन इसके लिए हमारे मेहनत के साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को भी परिश्रम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुल 100 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि परीक्षा में 100 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 50 का जवाब देना होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो 100 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में टकराएगा, यानी कि सीधे सीधे आपके परीक्षा वाले क्वेश्चन से लड़ेगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि वह सारे क्वेश्चन हम लोग देख लें, तो इसके लिए आप लोगों को यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे, इसका जवाब आपको नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताना है। तो चलिए बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था? दानवीर कर्ण किस देश का राजा था? बताइए पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा कि कर्ण अंग देश का राजा था। पहला का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? यह तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है। आप सभी लोग महाभारत जरूर देखे होंगे और आप लोग जानते होंगे कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो कौरव के पक्ष से। तो दूसरा का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता था? बताइए जल्दी से तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा गौसहस्त्र। ध्यान रखिएगा, तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अशांति किसके विनाश का कारण होता है? अशांति किसके विनाश का कारण होता है? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा अशांति मानवता के विनाश का कारण होता है। चौथा का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट लिखित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वह सभी स्टूडेंट boardmantra.in वेबसाइट जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों को जाकर के गूगल पे सर्च करना है बोर्ड मंत्रा, और बोर्ड मंत्रा सर्च करने पर जो वेबसाइट आपके सामने खुल करके आएगा, उस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो पांचवा का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अस्त्र का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ग्रंथ का तो निर्माण नहीं हो रहा है, शास्त्र का निर्माण नहीं हो रहा है, बंदूक का निर्माण हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से अस्त्र का निर्माण हो रहा है, जैसे बड़े बड़े परमाणु हथियार सब हो गए। तो 5 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? बताइए जल्दी से। ईर्ष्या, जिसको जलन बोलते हैं, तो ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा असहनशीलता का। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जितने सारे भी स्टूडेंट अभी हमारे पास जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में, इस क्लास में, सभी स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? 8वां का सही जवाब क्या होगा? तो 8 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि शास्त्र जो है वह ऋषियों के द्वारा रचित है, यानी कि ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कहने का मतलब जन्मदाता होता है, तो जल्दी से बताइए कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा कि पराशर। ध्यान रखिएगा, जो पराशर हैं वह कृषि विज्ञान के प्रवर्तक हैं, जिसको जनक भी बोला जाता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, वेदों के कितने अंग हैं? तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा कि वेदों के 6 अंग हैं, यानी कि 6 प्रकार के वेद हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं?
कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, यानी कि जो वर्ग है, यानी कि जहां पर बच्चे बैठ करके पढ़ रहे थे वहां पर कौन प्रवेश करते हैं। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा, राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों में कुल 4 लोग थे। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, भीखनटोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसको देखा। जल्दी से बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि दलित बालक को देखा। 13 का सी ऑप्शन सही होगा कि भीखनटोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए एक दलित बालक को देखा। चलिए उस बालक का क्या नाम था, राम प्रवेश राम नाम था, आप लोगों को याद होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, गांव में कौन आए थे। तो गांव में कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे गांव देखने के लिए। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा से। 15 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो 16 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 16 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। स्वामी दयानंद जी ने किसकी रचना की है। तो इसका सही जवाब आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए हैं। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है वह किस भाषा में रचा गया है। जल्दी से बताइए 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा में। ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो स्वामी दयानंद के द्वारा रचा गया है वह हिंदी भाषा में है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के कौन से कांड से लिया गया है या फिर किस कांड से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। रामायण से प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड में है। तो 19 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा अयोध्या कांड में। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि हरिन के पीने, यहाँ पर हिरन हो जाएगा, हिरन के पीने से गंदा हो गया है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, कालिदास की कौन सी रचना है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें से कालिदास की रचना कौन सी है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा रघुवंशम। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। बताइए जल्दी से, कौन सी नदी है जो प्राकृतिक संपदा से घिरी हुई है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा मंदाकिनी नदी। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है। जल्दी से बताइए 23 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 23 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है, तो हितोपदेश से। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौन कीचड़ में फंस गया। तो 24 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो राहगीर था यानी कि जो पथिक था वह कीचड़ में फंस गया। तो 24 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा। भाग्य से ही सब कुछ संभव है ऐसा किसने सोचा। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा कि राहगीर ने ऐसा सोचा कि भाग्य से ही सब कुछ संभव है। तो राहगीर यानी कि पथिक ने। 25 का डी ऑप्शन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। बताइए जल्दी से, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा कि जो क्रिया होता है यानी कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। तो 26 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। जो कर्णस्य दानवीरता आपके संस्कृत के किताब में पढ़ना है वह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा कि कर्णभार से। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि संस्कृत में जो संस्कार होते हैं वह कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इसको अलग अलग किया जाता है तो 16 संस्कार हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रकार कितना होता है तो 5 प्रकार होते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, नामकरण किस संस्कार में होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि नामकरण बचपन में होता है। ध्यान रखिएगा बचपन संस्कार में। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए, नामकरण किस
संस्कार में होता है? तो बचपन में। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? सप्तपदी क्रिया, तो ध्यान रखिएगा कि विवाह संस्कार में होता है सप्तपदी क्रिया, जिसमें 7 फेरा लिया जाता है और 7 वचन दिया जाता है। तो 30 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन और ध्यान से बताइए कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कि विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 32 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 32 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है। जो कृष्ण भगवान जा करके ज्ञान दिए थे उसी को बोला जाता है नीति श्लोका। तो 32 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, विदुर कौन था? बताइए जल्दी से। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि आप लोग महाभारत देखे होंगे तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे होंगे। तो बताइए 33 का सही जवाब क्या होगा? तो विदुर एक मंत्री था। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो आप सभी लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि जो पंडित होता है वह सभी जीवों के सत्य को जानने वाला होता है, यानी 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित। ध्यान रखिएगा। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, दोष कितने होते हैं? बताइए जल्दी से। 35 नंबर क्वेश्चन, दोष कितने होते हैं? तो दोष 6 होते हैं। ध्यान रखिएगा, 35 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? बताइए आप लोग कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा कि दलित पुरुष, जिसका नाम था राम प्रवेश राम। तो एक दलित बालक था, यानी कि एक दलित पुरुष का वर्णन है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, पटना का पुराना नाम क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पटना का पुराना नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा 37 का सही जवाब हो जाएगा पुष्पपुरम। ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए थे कि पुष्पपुरम पटना का पुराना नाम है, यानी 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो 38 का सही जवाब क्या होगा? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा कि जो भगवान बुद्ध थे वह पटना में बार बार आए थे, यानी कि 38 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? बताइए जल्दी से। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुल गृह कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 40 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो 41 का सही जवाब क्या होगा? आलस्य का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में आलस्य दोष का वर्णन किया गया है। 41 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन होता है? 42 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब आप लोग फटाफट से बताते जाइए। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा कि जो दयावान लोग होते हैं वह आलसियों के रक्षक होते हैं। तो 42 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, आग को गिरते हुए देखकर आलसियों को बाहर किसने निकाला? 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट बताइए। आग को गिरते हुए देखकर कौन व्यक्ति था जो आलसियों को बाहर निकाला था? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा कि जो नियोगी पुरुष था वह आलसियों को केस पकड़ करके बाहर निकाला था। तो 43 का डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, बीरेश्वर कौन था? 44 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। बीरेश्वर कौन था? तो बीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री था। 44 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, संस्कृत साहित्य लेखिका कह रहा है कि किस प्रकार का पाठ है? बताइए जल्दी से। आप लोगों की किताब में पढ़ना है संस्कृत साहित्य लेखिका यह किस प्रकार का पाठ है। तो 45 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 45 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह एक निबंध है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित छमाराव के पिता कौन थे? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा पंडित शंकर पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, पंडित छमाराव के पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंग। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, कंपन राय की पत्नी कौन थी?
कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा गंगा देवी। ध्यान रखिएगा, गंगा देवी कंपन राय की पत्नी थी। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो बताइए जल्दी से, यह वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑफ द ईयर है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि चतुर्विंशति यानी कि 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। चतुर्विंशति यानी 24, ध्यान रखिएगा। तो 48 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है? तो जल्दी से बताइए 49 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि वैसे लोग जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं उन्हें देवता तुल्य माना जाता है, यानी कि देवता माना जाता है, उनका तुलना देवता के साथ होता है। तो 49 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा सर्वत्र। सर्वत्र कहने का मतलब कि सभी जगह गाई जाती है। तो 50 का बी ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपके परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे तो उसमें से 50 का ही आंसर आपको देना है, लेकिन हम आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग धैर्य से और ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखते रहिए, पूरे वीडियो को देखते रहिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो जल्दी से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, शोभते किस लकार का रूप है? शोभते किस लकार का रूप है? तो 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा कि लट लकार का रूप है। ध्यान रखिएगा 51 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, भवंतु किस धातु का रूप है? भवंतु, तो 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा भू धातु का रूप है। 52 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? हन धातु के बारे में बोला जा रहा है कि लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन में क्या होगा? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा हतामु। ध्यान रखिएगा 53 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठितव्यम। 54 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि अद जोड़ कतवा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अद जोड़ कतवा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन की अतवा बनेगा। अद जोड़ कतवा से अतवा बनेगा। 55 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन की ल्यूट प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा 56 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, भू प्लस सत्री के मेल से क्या बनेगा? भू प्लस सत्री के मेल से, तो 57 का आपको सही जवाब देना है सी नंबर ऑप्शन कि भू प्लस सत्री के मेल से भवेत बनता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए आकार छूट गया है, भवेत हो जाएगा। 57 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, हतः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? हतः में, तो 58 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कत प्रत्यय लगा हुआ है। इसको अधक और तम के रूप में भी लिखा जाता है कि कत प्रत्यय। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कत संयुक्त हो गया है। तो 58 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देव जोड़ त्व के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से बताइए, देव जोड़ अधत्ता और व त्व के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ध्यान रखिएगा कि देव जोड़ त्व के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बताना है 59 का बी नंबर ऑप्शन देवत्वम बनेगा। ध्यान रखिएगा 59 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो ध्यान रखिएगा 60 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा मनुस्तव्यम। ध्यान रखिएगा 60 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बताइए, विष्णु जोड़ अन्न के योग से क्या बनेगा? विष्णु जोड़ अन्न के योग से क्या बनेगा? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा वैष्णव बनेगा। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सुंदर जोड़ तमप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ध्यान रखिएगा कि सुंदर जोड़ तमप के योग से सुंदरतम बनता है। तो सुंदरतम यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा सुंदरतम। उसके बाद यहाँ पर बीच में र छूट गया है, आप लोग र लगा लीजिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा?
इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 63 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी होता है। 63 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, मुस्कह का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुस्कह का स्त्रीलिंग, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा मुसिका। ध्यान रखिएगा 64 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमन जोड़ ड़ाप से क्या बनेगा? सीमन जोड़ ड़ाप से क्या बनेगा? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा सीमा। ध्यान रखिएगा 65 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्री जोड़ रीप्स के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नेत्री जोड़ रीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 66 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा नेत्री। ध्यान रखिएगा 66 का डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृगा सिंहात बिभेति वाक्य के सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 67 का सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा भित्रार्था नाम भय हेतु। तो 67 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परितः के योग से कौन सी विभक्ति होती है? बताइए जल्दी से, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। 68 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वालिका मंदम मंदम गायती, यहाँ मंदम मंदम क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंदम मंदम क्या है? तो क्रिया विशेषण है, यह विशेषता बता रहा है कि बालक कैसे गा रहा है। तो मंदम मंदम यानी कि धीरे धीरे गा रहा है। तो 69 का कौन सा जवाब सही होगा? डी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन तृतीय विभक्ति। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा च सीता च, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा रमा सीते। 71 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषः सिंह का विग्रह कौन है? बताइए जल्दी से, पुरुषः सिंह का विग्रह कौन है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन की पुरुषः सिंह इब। तो ध्यान रखिएगा 72 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि संख्यावाचक हो गया। जल्दी से बताइए कि त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो संख्यावाचक जैसे ही आ गया इसका मतलब कि दिग्गु समास है। 73 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, कुंभकारः में कौन सा समास है? कुंभकारः में कौन सा समास है? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। 74 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 75 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा 75 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए यदि आप लोग सही सही जवाब दे रहे हैं तो फटाफट से आप लोग दीजिए, बिना देर किए हुए। हम जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं आपको जवाब देना है। 76 नंबर क्वेश्चन बताइए, लतायह में कौन सी विभक्ति है? लतायह में कौन विभक्ति है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। 76 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु, तो ध्यान रखिएगा 77 का सही जवाब हो जाएगा गौ शब्द का रूप है। तो 77 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, देवह पद में कौन विभक्ति है? देवह पद में कौन विभक्ति है? तो 78 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा तृतीय विभक्ति है। 78 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 79, राजन शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? राजन शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा राज्ञाः होगा। 79 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, गच्छ किस धातु का रूप है? हम यहाँ 50 क्वेश्चन लिए हैं किताब से और 50 क्वेश्चन लिए हैं व्याकरण से। तो आपको बराबर बराबर मात्रा में व्याकरण और किताब दोनों पढ़ना है, क्योंकि व्याकरण से भी उतना ही क्वेश्चन रहेगा जितना कि किताब से रहेगा। तो व्याकरण आपको थोड़ा सा कमजोर लग रहा होगा कि थोड़ा सा व्याकरण में हम कमजोर हैं, लेकिन आपको व्याकरण को थोड़ा सा समझ करके याद करके पढ़ना है। तो बताइए गच्छ किस धातु का रूप है? तो गम धातु का रूप है। तो 80 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए, और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करते जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ सके। तो बताइए 81 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 81 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर 8 है। तो 81 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, ई जोड़ ई के मिलने से क्या बनेगा?
ई जोड़ ई के मिलने से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए हर्षई ई और हर्षई ई, इसके मिलने से दीर्घई ई बनेगा, तो 82 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर कौन सा श है, दंती श है, ध्यान रखिएगा, तलब्बी श, मूर्धन्य श और दंती श आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर दंती श का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत श का उच्चारण स्थान क्या होता है, 83 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मूर्धा, 83 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है, संयुक्त वर्ण कौन है, जल्दी से बताइए। 84 नंबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयोगी छ, तो 84 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 85 का सही जवाब होगा विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, 85 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुषण जोड़ अपावृणु की संधि क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा पुषण जोड़ अपावृणु पुषण्य पावृणु होता है, तो ध्यान रखिएगा 86 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पुषण्य पावृणु, तो 86 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है, बताइए जल्दी से। 87 नंबर क्वेश्चन, पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है, तो 87 का सही जवाब हो जाएगा हरेब, ध्यान रखिएगा पूर्व रूप संधि, तो 87 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, अयादि संधि का एक उदाहरण क्या है, अयादि संधि का उदाहरण, तो जल्दी से बताइए। 88 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 88 का डी ऑप्शन सही होगा कि गायक जो है वह अयादि संधि है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 89, तो 89 कह रहा है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, सु उपसर्ग से, तो 89 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा स्वागतम, तो 89 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ध्यान रखिएगा कि परि उपसर्ग के योग से परिणति बनता है, 90 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, नी उपसर्ग से, तो 91 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि नी उपसर्ग से निषेध बनता है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन बताइए, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, अनु उपसर्ग से, तो 92 का सही जवाब हो जाएगा अनुभव, तो 92 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अव्यय कौन है, 93 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 93 का ए ऑप्शन सही होगा यावत, अव्यय कौन है, तो यावत अव्यय है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन बताइए, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन है, बताइए जल्दी से आप लोग। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन है, तो 94 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, यह इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है, तो 94 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बताइए, लंब जोड़ उदरह का संधि क्या होगा, लंब जोड़ उदरह का संधि क्या होगा, तो 95 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन लंबोदरह, 95 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बताइए, संगम का संधि विच्छेद क्या है, संगम का संधि विच्छेद, तो 96 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सम जोड़ गम संगम होता है। चलिए उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, ई जोड़ आ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ई जोड़ या के मेल से या बनता है, ध्यान रखिएगा ई जोड़ आ के मेल से या बनता है, तो 97 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन बताइए, ऊ जोड़ आ के मिलने से नया वर्ण क्या बनता है, तो 98 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऊ जोड़ आ के मिलने से ओआ बनता है, तो 98 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, मात्राज्ञा, तो ध्यान रखिएगा मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मातृ जोड़ आज्ञा होता है, तो 99 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन 100वें नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम आपसे एक छोटा सा आग्रह करेंगे कि जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके आपके पास आखिरी मौका है, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि री का उच्चारण स्थान क्या है, तो री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, 100 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन ही संस्कृत में पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना होता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे टकराएंगे, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा और आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और समझ लेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इस पूरे लाइव टेस्ट को, इस पूरे क्लास को अटेंड किए। चलिए, 100 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बता पाए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो 100 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।